अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने नए पॉडकास्ट के अंदर। लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने सबको बताया कि एक नया होम्योपैथिक क्लिनिक कैसे खोला जाए। एक डॉक्टर है वो कंप्लीट करता है अपनी डिग्री वगैरह, तो वो क्लिनिक में अपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में जो डिस्कस किया है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो, अब क्लिनिक तो बन चुका है, अब कुछ लोगों के सवालात हैं और हमें काफ़ी लोगों ने इसका फीडबैक दिया है कि काइंडली इस टॉपिक पर बात करें, आप एक पॉडकास्ट करें पूरी एक डिटेल्ड कि क्लिनिक तो बना दी हमने, अब उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इंशाल्लाह आज हम इस नुक्ते पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्लिनिक तो बन चुका है, अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि एक हाई क्वालिटी या जदीद होम्योपैथिक क्लिनिक को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसकी बुनियादी ज़रूरियात क्या हो सकती हैं जो डॉक्टर की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करे। देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि यानी क्लिनिक को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जी। क्लिनिक, देखिए, कई क्लिनिक 2-2, 4-4 साल से चल रहे होते हैं, लेकिन वो मुतलका डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस कम है, मेरे मरीज़ ठीक नहीं होते, उसकी क्या वजूहत हैं, या कोई ऐसी टिप दी जाए। तो उसमें टिप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन पहला नुक्ता ये है कि सबसे पहले अपने क्लिनिक को वो इम्प्रूव ऐसे करे कि मिसाल के तौर पे अगर उसके कोई सफाई सुथराई का माहौल है उसको ठीक करे, उसका कोई फर्नीचर डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करे, उसको पॉलिश कराए, बिल्डिंग की खराबी है तो उसको ठीक करे, रंग रोगन कराए, डिस्पेंसरी को मेंटेन करें, कहीं पर्दे की ज़रूरत है वो पर्दा लगाएं। ठीक है, जो आपकी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। यानी जो क्लिनिक की ज़ाहिरी हालत है, जब वो अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि लोग उसको जब दोबारा देखेंगे कि वो कहेंगे नहीं, काफ़ी क्लिनिक साफ़ सुथरा अच्छा है। ठीक है, यानी ये नहीं है कि उसके अंदर ऐसे लग रहा है कि यहाँ तो कोई लोग नहीं आते, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप अपने क्लिनिक को इम्प्रूव करेंगे, यानी उसकी कंडीशन को ठीक करेंगे, अपने मामलात को साफ़ सुथरा करेंगे, दवाइयों को तरतीब से लगाएंगे, सफाई सुथराई को बेहतरीन करेंगे। अगर आपका क्लिनिक छोटा है तो आप कोई और शॉप लेके वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। यानी जब तक आपका क्लिनिक अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, उसमें रंग रोगन सही नहीं होगा, सफाई सुथराई नहीं होगी, आपका फर्नीचर अच्छा नहीं होगा, आपकी डिस्पेंसरी अच्छी नहीं होगी, आपकी सिटिंग अच्छी नहीं होगी, सिक्रेसी अच्छी नहीं होगी, अच्छे किस्म के बेंच नहीं होंगे, कुर्सियाँ नहीं होगी, मेल फीमेल का अलग सिस्टम भी होना मेल चाहिए। फीमेल का अलग नहीं होगा। यानी मकसद ये है कि जो आपका कंडीशन, आपका जो पहले से क्लिनिक बना हुआ है, या तो उसी को ठीक करें, इम्प्रूव करें, उस पर थोड़ा खर्चा करें। ठीक है, तो जब आप उसको मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब है कि लोगों के ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। जिसे हम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट तो इंप्रेशन कहते हैं। यकीनी तौर पे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस में ज़रूर इजाफा होगा। लोग अक्सर कहते हैं नहीं जी, होम्योपैथिक क्लिनिक साफ़ सुथरे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सफाई होगी तो लोग आएंगे, देखेंगे, तो उसी से जज करेंगे कि डॉक्टर कैसे हैं, उनकी जी, प्रैक्टिस यस कैसी है यस, ना। वो उसको इम्प्रूव करना अच्छा डॉक्टर चाहिए। साहब, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिटेल से बताइए कि डिस्पेंसरी जो है उसको कितनी जो है वो हाई ग्रेड होनी चाहिए और वो कितना इम्प्रूव करती है प्रैक्टिस को आपकी? देखिए देखिए, जब आप प्रैक्टिस इम्प्रूव करते हैं तो हर चीज़ के अपने नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरे पास रोज़ाना 10 मरीज़ आते हैं, मैं चाहता हूँ 20 हो जाएं, 30 हो जाएं। कम लोग ठीक होते हैं, ज़्यादा ठीक हों, मेरी प्रैक्टिस में इजाफा हो, तो आप डिस्पेंसरी को भी ठीक करें, इम्प्रूव करें। अगर आपके पास नसोर्स नहीं है तो वो रखें, आपके पास स्नेक पॉइजन नहीं है तो वो रखें, आपके पास हाई पोटेंसी नहीं है तो वो रखें। पोटेंसीज कम है तो ज़्यादा करें। अगर आपके पास 500 पोटेंसी है तो आप 1000 पोटेंसी मैनेज करें। आपके पास 100 अगर सीएम है तो आप 300 सीएम कर दें। यानी जब आप अपनी डिस्पेंसरी को स्ट्रांग करेंगे, डिस्पेंसरी को पहले से बेहतर करेंगे और उसको अल्फ़ाबेट में लगाएंगे, यानी वाज़ेह डिस्पेंसरी होगी, साफ़ सुथरी डिस्पेंसरी होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें नंबर ऑफ़ मेडिसिन ज़्यादा होगी, उसकी रेंज ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब पोटेंसियाँ अच्छी होगी, दवाइयाँ अच्छी होगी, टिंचर ज़्यादा होंगे,
बायोकेमिक ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मेडिसिन की रेंज ज़्यादा होगी। डिस्पेंसरी का मतलब है कि आपके हथियार कैसे हैं। आपके डेफिनेटली। हथियार ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वो दवाई तो आपके काम आएगी। अगर एक मरीज़ आ गया, आपके पास सीएम पोटेंसी नहीं है, आप कहते हैं जी मेरे पास तो सीएम नहीं है, मेरे पास 1M है। मसलन मुझे बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मसला है तो दवाई बताएं। मैं कहता हूँ कि आप ओपियम सीएम दे दें, इग्निशिया सीएम दे दें या क्लोफाइलम सीएम दें। अगर वो कहते हैं कि मेरे पास पोटेंसी नहीं है तो फिर कैसे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो सकती है। यानी जब आपने प्रैक्टिस इम्प्रूव करना है तो एक एक नुक्ते को फोकस करना है। आप किसी भी दूसरे डॉक्टर साहब का क्लिनिक विज़िट करें, आप उनसे उनकी डिस्पेंसरी देखें, उसमें मामला देखें, उनसे मशवरा लें, रहनुमाई लें कि मेरे पास कौन सी दवाइयाँ कम हैं जो होनी चाहिए जिनसे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो डिस्पेंसरी जब आपकी अच्छी होगी तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक का जो माहौल होता है, ठीक है, जैसे लोग हम देखते हैं आते जाते हैं, कई देहातों से लोग आते हैं, कुछ शहरों से लोग आते हैं, तो एक मुख्तलिफ एक तरीके का माहौल बन जाता है। तो क्लिनिक का जो माहौल है उसको कैसे इम्प्रूव करे एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अंदर? देखिए, माहौल से ये मुराद है कि पहले भी हमने बताया कि एक तो सफाई सुथराई हो, पानी का इंतज़ाम हो, ठीक है, अंदर पंखे का इंतज़ाम हो, एसी का इंतज़ाम हो, यानी चीज़ें मैनेज हो, कुछ स्टाफ उसको बताने वाला हो, गाइडलाइन वाला हो, क्लिनिक टाइम पे खुलता हो, क्लिनिक के बाहर रहनुमाई हो कि इस टाइम खुलता है, इस टाइम बंद होता है, छुट्टी फलां दिन होती है। यानी कोई ना कोई ऐसा उसको, यानी फिर पेशेंट के साथ फ्रेंडली माहौल हो, ठीक है, ख़वातीन को ऑनर किया जाए, बुज़ुर्गों को ऑनर किया जाए, प्रॉपर यानी तरीके से उनको देखा जाए, उनकी बात सुनी जाए, ठीक है। जब तक आपका माहौल अच्छा होगा, फ्रेंडली माहौल होगा, तो आपके मरीज़ों में यकीनी इजाफा होगा, मरीज़ों का एतमाद बढ़ता है। अब अगर हम उनके साथ मसलन सख्ती का मुज़ाहरा करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते, उनको दवाई सही तरह नहीं समझाते, तो फिर भी तो ज़ाहिर है मसले मसाइल बन सकते हैं। इससे तो फिर एक और चीज़ भी जो है लोगों के जहन में आएगी कि ये डॉक्टर इतना रूड बिहेवियर कर रहा है, तो ये डॉक्टर किस चीज़ का है? देखें हमारा मकसद ये होता है कि देखें ड्राइवर कौन होता है जो गाड़ी चलाता है, बिल्कुल। टीचर कौन होता है जो पढ़ाता है, डॉक्टर कौन होता है जिसके पास मरीज़ होते हैं। मरीज़ जो होते हैं वो किसी भी डॉक्टर की एक पहचान है, उसका एहसास होते हैं। ज़ाहिर है उसने एक काम शुरू किया है तो उसके मरीज़ तो होने चाहिए। अगर उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएगा, उनको गाइडलाइन करेगा, ब्रेन वॉशिंग करेगा, तो माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पोटेंसीज़ के हवाले से हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात की है कि पोटेंसीज़ जो हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन का हिस्सा है। जी, अब एक डॉक्टर है वो इनको किस तरह मैनेज करेगा अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करके, होम्योपैथिक प्रैक्टिस इम्प्रूव करके, और उसके अंदर मज़ीद इजाफा करे अपने इल्म के अंदर? देखिए मैंने पहले भी बताया कि डिस्पेंसरी के अंदर पोटेंसियाँ बिलखसूस ये होता है कि हाई पोटेंसी का इस्तेमाल फ़ायदा करता है। हर किस्म की पोटेंसी होनी चाहिए। अगर वो डरता रहेगा नहीं जी मैंने 1M नहीं देनी, मैंने 10M नहीं देनी, मैंने ये CM नहीं देनी। कुछ ऐसे भी बीमारियां होती हैं जिनमें काफ़ी आपको हाई पोटेंसी देनी पड़ती देखिए है। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा, अगले दिन भी मैंने एक केस लगाया था कि एक डॉक्टर साहब ने कहा कि 3-4 माह का जो बच्चा है वो किसी खातून के पेट में उसकी डेथ हो गई है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा जी ओपियम CM दें और कैंथरस CM दें। अगर उनके पास वो दवाई ना होती तो पोटेंसी का अपना किरदार है, हाई पोटेंसी का किरदार है, क्रॉनिक में मुख्तलिफ पोटेंसीज होती हैं, एक्यूट में मुख्तलिफ पोटेंसी होती है। हम तो एक्यूट फेजेज़ में यानी 1M का भी इस्तेमाल करते हैं, CM का भी करते हैं। CM को आप महीने बाद तो दे सकते हैं ना, उसमें क्या टेंशन है, रिपीट करने में क्या मसला है। जब डॉक्टर आप को ये समझना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस जी केस के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर कौन सी पोटेंसीज देनी है, नहीं देनी है। जी ऐसे ऐसे अच्छा डॉक्टर साहब, मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट जो है इसका क्या रोल है होम्योपैथिक के अंदर? देखिए म्याज़म का मतलब ये है कि हनीमैन ने एक इन एक्स्ट्रा अपना एडिशन लिखा था, उसमें ये लिखा था कि जब
बीमारियां ठीक नहीं होती तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई रुकावट होती है। जैसे अगर किसी बंदे को फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है, कैंसर की हिस्ट्री है, या सिफिलिस की हिस्ट्री है, या कोई और हिस्ट्री है, जब तक हम उसकी रुकावट को नहीं तोड़ेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। जो जेनेटिक प्रॉब्लम एक बंदा कहता है कि मुझे ये चीज़ बार बार होती है, मेरे वालिद को भी थी, जब हम उसको कार्सिनोसिन देंगे तो उसके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। यानी मियाज़मेटिक थ्योरी जो है वो हनीमन ने खुद इस पे बड़ा बताया हुआ है। जितने भी हमारे सीनियर होम्योपैथ दोस्त हैं वो मियाज़मेटिक थ्योरी पे बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत हाई है और बड़ा उनका नाम है। जितने भी डॉक्टर नोसोड का इस्तेमाल करते हैं, मियाज़म को अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। असल प्रैक्टिस उस बंदे की अच्छी होगी जिसके मरीज़ ज़्यादा ठीक होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। एक डॉक्टर 20 मरीज़ देख रहा है, एक 100 देख रहा है, एक 50 देख रहा है। क्या इसके अंदर जो पोटेंसीज की देने की जो टेक्निक है जी, ये उसके ऊपर मबनी है? देखें, मर्ज की नोयत के मुताबिक पोटेंसी सिलेक्ट की जाती है। ठीक है। हाई पोटेंसी का मतलब है हाई प्रैक्टिस। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है कि अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करना है तो अपनी पोटेंसी को इंक्रीज़ करें। मैं एक डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था तो वो कह रहे थे मेरा एक केस था, मैंने पहले महीने 30 पावर में दवाई दी तो मरीज़ कहता जी कोई नहीं फ़र्क पड़ा, मैं ठीक नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि मैंने फिर 200 की दवाई दी, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि मैंने 1 mg दी तो मरीज़ ठीक हो गया, उसका मसला हल हो गया। हम तो देखें अक्सर हाई पोटेंसी की बात करते हैं, ठीक है। हाई का मतलब है कि उसमें ज़्यादा मौजूदा दौर के मुताबिक जो लोगों की नफ्सियात है, ब्रेन जो मतलब कि शार्प ब्रेन है, तेज़ दौर है, आईटी का दौर है, तेज़ी का दौर है। अगर दौर तेज़ है तो पोटेंसी भी तो तेज़ होनी चाहिए ना। ऐसा ही है, दौर के साथ साथ बीमारियों में भी मुख्तलिफ जो है वो रुझान पैदा हो रहा है। जी ऐसे ऐसे सीएस भी जा रहे हैं। अच्छा, जो ये टिंक्चर होता है, जो हमने मतलब टिंक्चर पे बात पहले की है, जी, तो टिंक्चर को कैसे ये अंदर इम्प्रूव करेंगे डॉक्टर? देखिए मेरे क्लिनिक के ऊपर तकरीबन 10 to 20% जो मरीज होते हैं उनको टिंक्चर भी दिया जाता है। ठीक है। वैसे 80% मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको टिंक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों रेशो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंसी के अंदर। टिंक्चर का मतलब है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कहता है ये कतरे भी 10-10 पीने हैं, वो बेसिकली टिंक्चर होते हैं। ठीक है। टिंक्चर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आर्गन लेवल की डिजीज़ है, आर्गन लेवल की। फंक्शनल खराबी है तो टिंक्चर ठीक करेगा। जैसे किसी को हार्ट का मसला है तो हम अर्जुना टिंक्चर देते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है तो रोवेल्फिया क्यू देते हैं, गुर्दे की पथरी का मसला है तो बर्बरस क्यू देते हैं, सांस का मसला है, लंग्स का मसला है तो स्पीडोस्पर्मा क्यू देते हैं, स्किन का मसला है तो यानी बाज़ औक़ात केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आर्गन लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पे लाजमी है कि आप उसकी यानी जो दवाई होती है वो टिंक्चर फॉर्म में भी लाजमी दें ताकि वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। और यानी केसेस के मुताबिक टिंक्चर का भी इस्तेमाल फ़ायदा कर सकते हैं। 10 से 20% हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करें। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये फ़र्क बताइएगा कि टिंक्चर और पोटेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस हमें बताइए, क्लियर करें। देखिए, जब भी जैसे कोई दवाई बनती है, मसलन जैसे किसी एक पौधे से बनती है, किसी दरख्त से बनती है, तो जब वो मदर मेडिसिन होगी वो उसको टिंक्चर कहा जाता है, क्यू पावर कहा जाता है। उसको जब यानी सेंटेसिमल स्केल में या एक्स पावर में दवाई दी जाती है तो इसका मतलब वो पोटेंसी में बढ़ाई जा रही है, उसको पोटेंटाइज किया जाता है, झटके दिए जाते हैं। तो टिंक्चर की भी अपनी एक अहमियत है, वो पोटेंसी की अपनी अहमियत है। जो माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, माइंड से रिलेटेड, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम पे दवाइयाँ काम करती हैं वो पोटेंसी में ज़्यादा काम करती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक अला दर्जे की रेमेडीज़ हैं, ठीक है जी, तो उसको किस तरह से अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक डॉक्टर लाएगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाएगा? देखिए, इस पे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आला दर्जे से मुराद ये है कि एक तो मेडिसिन की एफिकेसी बड़ी ज़रूरी है, आप कौन सी कंपनी की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो मेडिसिन हो वो इफेक्टिव हो, आपकी यानी सिलेक्शन ठीक है, दवाई सही नहीं, उससे भी बड़ा मसला है।
उसका आला दर्जा होना बड़ा ज़रूरी है। अपनी दवाइयों पे भी तवज्जो करें, सोर्स आपका ठीक होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी एक तो चीज़ उसके मैं ऐड अलावा कर ये देता होता हूँ। है कि यानी अच्छी कंपनी का टिक्चर जो होगा वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। क्वालिटी की बात, क्वालिटी आपकी हाँ, बड़ी क्वालिटी ज़रूरी को भी है ये जी, थोड़ा सा क्वालिटी पे भी इसको तवज्जो करें। होनी हाँ जी, चाहिए, बिल्कुल। तवज्जो होनी चाहिए। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि जो केस टेकिंग है, वो किस तरह से जो है वो डॉक्टर ले और उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, केस टेकिंग में मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि एक तो उस बंदे से फैमिली हिस्ट्री पूछें, उसके सर से लेके पाँव तक उसके मामलात देखें, ठीक है, ताकि बॉडी का कोई ऑर्गन मिस ना हो। इसी तरह करके मतलब जैसे गुर्दे फेल का मरीज़ है तो हमें प्रोस्टेट का ज़रूर पूछना चाहिए, ब्लड प्रेशर का पूछना चाहिए, हार्ट का पूछना चाहिए, उनकी ज़हनी कैफ़ियत क्या है, जिस्म की क्या हालत है, स्वेलिंग कैसी है, नहीं है, हिस्ट्री में क्या है। मतलब डॉक्टर को एक ठीक है, सिर्फ उस पे यूरिक फोकस एसिड नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा रिपोर्ट्स को देखना चाहिए, पैथोलॉजी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। हम कई दफ़ा कहते हैं जी नहीं ये रिपोर्टें साइड पे रख दी, इस तरह नहीं होना चाहिए। साइंस और सिम्टम, जी अब हाँ। और साइंस और सिम्टम से क्या मुराद है? आप पॉजिटिव फैक्टर को देखते हैं, सेंसेशन को देखते हैं, लोकेशन को देखते हैं, मोडेलिटीज़ को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, पैथोलॉजी को देखते हैं, माइंड सिम्टम को देखते हैं, फिजिकल सिम्टम को देखते हैं। बीइंग अ डॉक्टर ये सारी चीजें उसको पता होनी जब चाहिए। तक 8 चीज़ें नहीं चेक करेंगे तो आप तक का तो केस ही सही तरह मज़े का नहीं है। जाहिर है कि डॉक्टर को इस सारी चीजों का पता होगा तो वो इससे रिलेवेंट चीजें वो सर्च करेगा, पूछेगा। हो सकता है आपकी रूट का सही मिल जाए, उसी पे हाँ। दवाई ठीक लग जाए। ऐसा ही है। जी तो डॉक्टर साहब ये जो हम देखते रहते हैं कि आजकल जो है वो कंसल्टेंसी की फीसेज हैं, लोग कहते हैं महंगा है, इस तरह आगे पीछे। जी जी तो अगर एक डॉक्टर है तो उसको एक मुनासिब फीस जो है वो किस तरह डिटरमिन करनी चाहिए जो देखिए- मरीज और डॉक्टर देखिए, दोनों को फायदा मेरे दे? मेरे जहन के मुताबिक जो है ना केस टू केस फीस अलग होनी चाहिए। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे आप अगर ले रहे हैं एक बंदे से 2000 महीने का ले रहे हैं, हम्म। तो अगर कोई बुखार का मरीज हुआ तो उससे तो 2000 लेने का मकसद नहीं है ना। ठीक है। अगर आप कोई टिंचर साथ लगा रहे हैं, दवाई महंगी है, तो इसका मतलब 2000 में तो मुश्किल हो जाएगा। यानी केस टू केस फीसेज होनी चाहिए। यानी छोटे मोटे मसाइल हैं जैसे मैदे के मरीज़ हैं, जोड़ों के दर्द है, बुखार का मसला है, मोशन है, डायरिया है, बच्चों के दांत निकल रहे हैं, ठीक है, कद नहीं बढ़ रहा, फलाना ढगाना, छोटे छोटे मसले, इनकी फ़ीस कम होनी चाहिए। दरमियाने मसले हैं तो ज़्यादा फ़ीस ली जा सकती है, बड़ा मसला है तो फीस में ज़ाहिर है दवाई के मुताबिक इजाफा भी हो सकता है। ये डॉक्टर साहब वाकई ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर की है, क्योंकि अगर अक्सर हम देखें तो बड़े केसेस वाले लोग आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, तो छोटे वाले केसेस को भी उतना चार्ज किया जाता है तो वो कहते हैं हमारा तो इतना बड़ा मसला था ही नहीं। जी तो ये आपने जो बात बताई ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अच्छा सोल्यूशन है। जी ऐसे ऐसे देखें ना, केस टू केस फीस होनी चाहिए, कम से कम फीस तो ज़रूरी है। देखें मतलब कि इसका क्राइटेरिया भी है कि आप मसलन कम से कम फीस ले, मतलब कोई फीस लिख दें कि कम से कम इतने की दवाई बनेगी 1000 रुपये की। अगर आपने कोई किसी को टिंचर दे दिया तो 1500 ले लें, कोई कॉस्टली टिंचर है तो 2000 ले लें, ठीक है। वो फिर दवाई की वेरिएशन तो हो सकती है फीस के वाले से। केस टेकिंग के दौरान डॉक्टर को क्या सवाल करने चाहिए जिससे उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ जाए? देखिए केस टेकिंग में मैंने पहले भी बताया है कि जो पहले चीज़ें बताई हैं वो बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ कि उसकी हिस्ट्री ले, उससे सवाल करे जी कि आप किस मसले के लिए आए हैं। केस टेकिंग में एक सवाल बड़ा कीमती होती है जी आपका बड़ा मसला क्या है, ठीक है। ठीक है। मरीज़ कई दफ़ा कहते हैं मुझे ये भी मसला है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे कब्ज़ भी है। तो हम उसमें केस टेकिंग में ये ज़रूर पूछते हैं भाई बड़ा मसला क्या है, आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बस कब्ज़ ठीक होनी चाहिए। अगर हमने फोकस नहीं किया तो वो तो कल को आके कहेगा डॉक्टर साहब मेरा तो मसला ही हल नहीं, भाई क्या मसला हल नहीं हुआ, मेरी तो कब्ज़ ही ठीक नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि हमने फोकस तो नहीं किया। जब हम उसको यानी वो अपनी चीज़ें बताते हैं, मार्क करते हैं कि अब बड़े मसाइल के हैं, अगर उसकी शुगर आई है या वो कहते हैं मेरी खारिश ठीक होनी चाहिए, तो फोकस जब हम करेंगे तो दवाई जब उस चीज़ की लगेगी तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार इस तरह भी होता है कि जब बड़े मसले छोटे मसले सारे डिस्कस होते हैं जी तो एक डॉक्टर को इस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए कि
ये जो इतने ज्यादा हो सकता है, ज्यादा मसले इसके साथ हैं, ये इस एक बीमारी की वजह से हैं? देखिए, जो बड़ा मसला होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, वो एच पायलोरी का पेशेंट है, जी बिल्कुल। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत डॉक्टरों के पास फिर चुका हूँ, मेरी गैस ठीक नहीं होती, मेरी तेज़ाबियत ठीक नहीं होती, मुझे जलन होती है, मेरा रंग ख़राब हो गया, मेरे बाल गिरते हैं, मुझे कब्ज़ रहती है, कभी मोशन होते हैं, कभी पट्ठों में दर्द होते हैं। तो इसका मतलब मसले तो उसने 20 पेश कर दिए हैं। सही है। असल बीमारी तो एक एच पायलोरी, तो बीमारी को समझना भी बड़ा फन है। ऐसा ही है, डॉक्टर बिल्कुल। साहब की तब बढ़ेगी कि आप बीमारी को भी समझ लें और फिर समझें कि आपने इलाज क्या करना है। ये बिल्कुल डॉक्टर को कंप्लीट उससे इस तरह की अगर क्वेश्चनिंग हम करनी वो चाहिए। क्वेश्चन नहीं करते, हम समझते नहीं, हम हाँ। कहते हैं यार हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, तो कैसे ठीक होगा? ऐसा तो ठीक नहीं होगा, ये तो डॉक्टर मरीज को मुतमिन भी करना है, जी बिल्कुल, एतमाद में भी लेना है उसको उसको। कहना जी इंशाल्लाह ठीक होगा, इतना टाइम लगेगा। हम कई दफ़ा कहते हैं जी नहीं जी अब एच पायलोरी 6 माह से कम ठीक नहीं होता, हम कहते हैं नहीं जी महीने 2 में हो जाएगा, तो कैसे ठीक होगा? मरीज को पहले प्रॉपर गाइड करें, फिर इलाज होगा। डॉक्टर एक होम्योपैथिक है, ठीक है, वो अपना होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो अपने जो स्टडीज़ हैं उसके थ्रू इम्प्रूवमेंट किस तरह ला सकता है, या वो कितनी ज़रूरी है स्टडीज़ करना उसको? देखिए जो जो वक्त बढ़ता है तो उसके मरीज़ों में भी इजाफा होता है, उसके केसेस में इजाफा होता है। अगर पहले साल में 10 मरीज़ देखता है तो आइंदा वो चाहता है कि मेरे पास 20 आएँ, तो स्टडी बड़ी ज़रूरी है। कोई भी शुबा है, मतलब कि लोग पढ़ के आगे पहुँचते हैं, एक वकील है वो नहीं पढ़ता, तो सारी जिंदगी कोई भी शुबा है, टीचर देखें पढ़ते रहते हैं, PhD तक जाते हैं। तो हम वैसे डॉक्टर हम स्टडी नहीं करेंगे। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा स्टडी करता रहता हूँ, उसका यानी यकीनी तौर पे फ़ायदा भी है। हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च स्टडी करते रहते हैं। जब तक आप 2-4 घंटे डेली नहीं पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में इजाफा नहीं होगा। वो आप अपडेटेड रह जाएंगे और नई चीज़ों का स्टडी ज़रूरी है। आप मतलब है कि यानी गूगल से पढ़ें, या मतलब है कि आपको मटीरियल मेडिका मोबाइल के अंदर पढ़ें, या बुक्स डाउनलोड करें, ठीक है, या बुक्स आप इंपोर्ट करें, बाहर से मंगवाएं। आजकल तो काफ़ी ईजी है। मटीरियल मेडिका बड़ा ज़रूरी है, रेपटी बड़ी ज़रूरी है। चंद एक टॉप ग्रेड की मतलब मिसाल के तौर पे खनेजा की किताब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी प्रैक्टिस में इजाफा हो जाएगा। डॉक्टर फतेह शेर की किताबें पढ़ेंगे, फिर इजाफा हो जाएगा। ये पायनियर हैं टॉप का जो मटीरियल मेडिका है वो बोरिक है, यानी सिर्फ आप एक बोरिक को तवज्जो से पढ़ लेना तो आपकी प्रैक्टिस में अच्छा भला इजाफा हो सकता है। हम पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं जी प्रैक्टिस में इजाफा हो, ऐसे तो नहीं होगा। हमें पता ही नहीं है कि ये दवाई किस लिए इस्तेमाल की जाती है। हम 10-10 साल बाद कहते हैं कि यार हमने तो ये पहली दफ़ा सुना है। स्टडी नहीं की है तो पहली मर्तबा स्टडी बड़ा ज़रूरी है, फोकस बड़ा ज़रूरी है। कुछ ऐसे वेबसाइट्स वगैरह आप देखें, कुछ बुक्स देखें, कुछ नई चीज़ें देखें जहाँ लोग डेली शेयर करते हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। देखें बात ये होती है कि एक बीमारी है, उसकी हमें नहीं पता उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सिम्टम क्या है, उसके कॉजेटिव फैक्टर क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, उसका इलाज क्या है, उसमें कौन से टेस्ट हुआ जाते हैं, ठीक है, ये बीमारी क्यों पैदा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया था कि हम जो है आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को आपस में किताबें पढ़नी चाहिए, बैठना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं नेटवर्क जो है या नेटवर्किंग जो डॉक्टर्स की आपस में है ये काफ़ी देखिए डॉक्टर नेटवर्क बड़ा ज़रूरी है। आप 5-10-20 दोस्त मिल जाएं, आपस में बैठें, गपशप करें, चाय पानी पिएं, एक मेडिसिन डिस्कस कर लें, केसेस डिस्कस कर लें, ठीक है, ये मेरा केस हल नहीं हुआ, ये हुआ है, ये मैंने कोई कहेगा मैंने ये मेडिसिन पढ़ी है। तो जब तक आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, आप मुख्तलिफ लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप यानी यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं, मेरा आपसे अगला सवाल यही था, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आप यानी स्टडी कर सकते हैं। तो नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आप किसी सीनियर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उससे आपको चंद एक टिप्स मिल जाती हैं, तो वो तो नेटवर्क का फ़ायदा हुआ ना। तो जब तक आप नेटवर्क पे तवज्जो नहीं, आप कहेंगे यार टाइम ही नहीं मिलता। आपको लाजमी चाहिए कि हफ्ते में एक आध दफ़ा चंद दोस्तों से मुलाकात करें, सिटिंग करें, बैठें, गपशप करें। ये भी क्या इसमें ज़रूरी है कि ऐसे डॉक्टर्स के साथ बैठा जाए कि जो वाकई सीरियस हैं अपने प्रोफेशन के अंदर और आगे सीखना चाहते हैं? देखें
आपकी नेटवर्किंग के अंदर जूनियर डॉक्टर भी हों, सीनियर्स भी हों। ज़ाहिर है आप अपने आप से जो सीनियर होगा उससे ही सीखेंगे ना। डेफिनेटली। अगर आप शर्माते रहें और आप कहें जी टाइम नहीं मिलता या वो बंदा टाइम नहीं देता, भाई आप किसी के पास जाएंगे तो टाइम मिलेगा ना। आप और कुछ नहीं करते तो जो मार्केट के नामी गिरामी डॉक्टर हैं उनके कम से कम लेक्चर में जाके बैठ जाएं, तो आपको ज़ाहिर है अच्छी मालूमात मिलेंगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो क्लिनिक के अंदर डॉक्टर ज़ाहिर है वो अकेला तो दवाई वगैरह नहीं बनाएगा, उठ के चेयर से जी। उठेगा और फिर मरीज़ को छोड़ के, इस तरह अजीब सा लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि स्टाफ वगैरह हायर किया जाता है। जी। तो स्टाफ को हायर करने का उसको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डॉक्टर को, जिससे उसको एक अच्छा स्टाफ मिल सके तो उसकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो सके? देखें बेसिकली होता यह है कि जो नया क्लिनिक होता है उसके लिए तो कम से कम एक स्टाफ ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा मतलब मेल फीमेल को भी रखा जा सकता है। कोई क्लिनिक के मामलात हैं डिस्पेंसरी के, वो फीमेल भी काम कर सकती हैं। क्लिनिक से बढ़ के कोई चाय लानी है, कोई पानी लाना है, कोई जूस लाना है, कोई चीज़ लानी है, कोई शॉपर लाने हैं, कोई दवाइयाँ लानी है, उसके लिए लड़कों की ज़रूरत होती है। दूसरा ये है कि मसलन एक बंदे के पास एक ही बंदा, वो अगर बीमार हो जाता है या उसकी कोई डेथ हो जाती है तो फिर भी मसला है, दूसरा बंदा ज़रूरी होता है। हमने अपने क्लिनिक पे कोई 8 के लगभग बंदे रखे हुए हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीमार हो सकते हैं, 2 छुट्टी पे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर बंदे ही 2 हों, एक कहता है मेरी डेथ हो गई है मैं उधर जा रहा हूँ, दूसरा कहता है मुझे बुखार है, तो फिर क्या होगा? यानी कम से कम स्टाफ भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ऐड करें हमें कि स्टाफ जो हायर करना है, आया वो होम्योपैथिक की उसको कोई ना कोई मतलब जानकारी हो उसे, या वो विलिंग हो इस चीज़ के ऊपर, तभी वो बन पाएगा इससे आपका। मैट्रिक लेवल के जो बच्चे होते हैं या बाज़ बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो होम्योपैथिक पढ़ रहे होते हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर ये है कि आप पेड स्टाफ रखें। जो बच्चे बगैर पेमेंट के आते हैं ना, वो कभी कहते हैं जी मैं लेट हो गया था, आज बारिश थी, आज मैं चला गया था, उधर चला गया था, ठीक है, फलां बीमार था घर में, मुझे ये काम पड़, चूँकि आप उसको पे नहीं कर रहे, वो आपका पाबंद नहीं है। जब आप बच्चों को पे करेंगे, स्टाफ को पे करेंगे, पेड स्टाफ होगा तो वो छुट्टी कभी नहीं करेंगे, आपको मसला नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस बढ़ानी है तो स्टाफ भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, हर चीज़ को बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। अच्छा, तो ये आप स्टाफ हायर करते हैं जिस तरह से, तो पहले डॉक्टर किस तरह उसको गाइड करेगा? जाहिर है उसको हो सकता है दवाई बनाने में मसला अगर एक बच्चा या 2 बच्चे या 4 बच्चे सीनियर हैं तो जूनियर को ट्रेन कर देंगे। ठीक है। ट्रेनिंग डॉक्टर साहब खुद भी देते हैं और जो आपका स्टाफ होता है वो भी ट्रेन कर रहा होता है। यानी सीनियर से जूनियर सीखते रहते हैं, वो ट्रेन हो जाते हैं, उनको बताया जाता है भाई ये काम करना है, ऐसे दवाई बनेगी, ये होगा, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रेन हो जाते हैं। मरीजों के लिए टाइमिंग कौन सी बेहतर है, तो डॉक्टर के लिए भी फ़ायदा हो, मरीजों के लिए फ़ायदा हो? देखिए टाइमिंग आम तौर पे तो ये होती है कि सुबह शाम के ज़्यादा क्लिनिक होते हैं, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि सुबह से शाम का बेहतरीन टाइम है, आप फैमिली को भी टाइम दें, आराम से घर जाएं। क्योंकि बड़ी सिटीज़ में एक चीज़ देखी हमने कि शाम के वक्त ही ज़्यादातर क्लिनिक्स खुलते हैं, तो सुबह से अगर मिसाल के तौर पे कोई मरीज सीरियस होता है, कोई इस तरह है, उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो इंतज़ार तो नहीं कर सकेगा। मेरा मसलन टाइम है 11:30 से शाम 6:30, ये एक आइडियल टाइम है। ठीक है। जहाँ से मर्जी कोई सुबह भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है। बाकी ये कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सुबह का भी रख सकते हैं 3-4 घंटे, शाम का भी रख सकते हैं। अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है उसको कैसे स्मूथ बनाया जाए और ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाए क्लिनिक के अंदर? अपॉइंटमेंट सिस्टम का ये होता है कि आपका कोई PTCL नंबर है वो लोगों को पता हो, आपका जो स्टाफ है वो अटेंड कर रहा हो, आपकी टाइमिंग बाहर लिखी हो, आपका फ़ोन के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम हो। बेहतर तो ये होता है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि अपॉइंटमेंट लोगों को यानी क्लिनिक के अंदर ही, यानी मतलब है कि कोई कॉल करता है उसको बता दें भाई ये टाइमिंग है, शेड्यूल उसको बता दें, टोकन सिस्टम होना चाहिए। बाहर भी जो है वो बोर्ड वगैरह लगा होता है, जाहिर है जी, जब आप इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे जाहिर है अपॉइंटमेंट हो जाएगी। एक डॉक्टर को रेपुटेशन कितनी ज़रूरी है उसके लिए, इसका क्या अहम रोल है? देखिए रेपुटेशन का मतलब ये है कि आप रेपुटी लाजमी इस्तेमाल करें। जैसे
हम लोग कैंट रेपटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फाटक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेपटी का मतलब है कि आपको अगर एक केस समझ आया, आप वो साइन एंड सिम्टम देख के दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को कोई भी मसला इनफर्टिलिटी का है, या गुर्दों का मसला है, या उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या जॉइंट्स पेन का है, या कोई भी बीमारी है, वो रेपटी में इंडेक्स खोलता है, वो चैप्टर खोलता है। अच्छा, रेपटाइजेशन, रेपर्टरी जो है वो एक किस्म की ग्लोसरी है। इंडेक्स है, इंडेक्स है, अच्छा। ये नहीं मतलब है कि चैप्टर बने होते हैं ठीक है। कि ये जो है ना मेल चैप्टर है, ये फीमेल चैप्टर है, ये किडनी का चैप्टर है, ये हार्ट का चैप्टर है, ये स्किन का चैप्टर है, ये माइंड का चैप्टर है। ठीक, आप कैटेगराइज्ड हो उसको चुके हैं देखेंगे, सबसे। उसको 1 बाय 1 जाके पढ़ेंगे। इंग्लिश उर्दू रेपर्टरीज भी हैं, आप रेपर्टरी लाजमी देखिए। हम कई दफ़ा पहले कहते हैं ये रेपर्टरी की समझ नहीं आती, क्यों नहीं समझ आती? आप आस्ता आस्ता सीख जाएंगे, सारे तो नहीं ट्रेन होते ना आस्ता आस्ता, हम लोग भी बड़े एफर्ट करके यहाँ पहुँचे हैं। तो रेपर्टरी में एक ख़ास बात आपको ये भी बता दूं कि आजकल मोबाइल के अंदर रेपर्टरीज हैं, यानी कैंट रेपर्टरी भी आपके मोबाइल में आ सकती है, सिंथेसिस आपके आ सकते हैं। उसमें सर्च की ऑप्शन होती है, आप मसलन लिखते हैं कि रीनल फेलियर, फ़ौरन रीनल फेलियर खुल जाएगा। आप लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल खुल जाएगा। अब काफ़ी आसानी हुई है फिर डिजिटल एक की ख़ास तरह। बात यह है कि एक रेपर्टरी होती है, उसको फाटक रेपर्टरी कहते हैं। ये सबसे आसान है, आप उसको अपने मोबाइल में डालें, उसमें मसलन आपने देखना है एब्डोमेन को, ठीक है, आपने पेन को देखना है, पी में चले जाएं, ठीक है, आपने किडनी को देखना है तो के में चले जाएं। यानी जो भी अल्फ़ाबेट बीमारियां हैं, जो जो आप मसलन आप कहते हैं कि मैंने लंग्स को देखना है, तो एल के हेड में जाएंगे तो नीचे वो खुल जाएगा, जिस तरह डिक्शनरी के अंदर होता है अल्फाबेटिक। ठीक है, मसलन आपने लकोरिया को ढूंढना है, आप एल में जाएंगे तो लकोरिया आपको मिल जाएगा। यानी सबसे जो आसान रेपर्टरी है वो फाटक की रेपर्टरी है। बाकी भी मुश्किल नहीं है, चैप्टर होते हैं, आस्ता आस्ता चीज़ें समझ आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो क्या होम्योपैथी का डॉक्टर जो है उसको ज़रूरी है करना इम्प्रूव करने के लिए? देखिए बात यह है कि आज का टॉपिक ये है कि प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाया जाए। अगर प्रैक्टिस को बढ़ाना है तो फिर चीज़ों पे भी तवज्जो ज़रूरी है ना। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर में हम भी एक तो रेडार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी रेपर्टरीज भी हैं, ठीक है, मेडिसिन को सिलेक्शन करने का भी तरीका है। एक तो रेडार सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है। एक और मैंने और डॉक्टर एजाज साहब ने सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ है, कंप्लीट डायनामिक, इंडियन सॉफ्टवेयर है। हमने 10 साल के लिए पे करके ख़रीदा हुआ है इसको, हमारे पास लाइसेंस 10 साल के, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें ख़ास बात यह है कि आप मटीरियल मेडिकल खोल लें, जो लफ्ज़ लिखेंगे वो सर्च करेगा, ठीक है, बहुत बड़ी क्वालिटी है इसकी। फिर आप रेपर्टरी खोलते हैं, उसमें बीमारी लिखेंगे वो फ़ौरन सर्च करके देगा। तो सॉफ्टवेयर भी बड़ा ज़रूरी है। एक और सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ज़ूमियो सॉफ्टवेयर। हमारे पास तो खैर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, 8-10 के लगभग है, ज़बरदस्त। लेकिन बात करने का मकसद ये होता है कि कम से कम और नहीं है तो रेडार तो लाजमी आपके पास होना चाहिए। रेडार एडवांस सॉफ्टवेयर है। दूसरा ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर और कुछ नहीं करते तो जो सिंथेसिस रेपर्टरी है ये लाजमी रखें। मेरे पास जो वर्जन चल रहा है वो अल्लाह का शुक्र है वो जर्मनी से आया हुआ है, मज़े का वो चलता है, बहुत उसकी क्विक सर्चिंग है। ज़ाहिर जदीद दौर है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप इसको ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आजकल तो मोबाइल तो हर बंदा इस्तेमाल करता है, काफ़ी आसान है ये तो चीज़। सॉफ्टवेयर और भी छोटे मोटे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप बीमारी लिखते हैं उसके अंदर वो सर्च कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल कैंप वगैरह हम देखते रहते हैं कि इर्द गिर्द लगते रहते हैं, क्लिनिक के अंदर भी और बाहर भी हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या समझते हैं कि प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं? बात यह है कि मिसाल के तौर पे आपको एक क्लिनिक बनाए हुए 2 साल हो गए, आप कहते हैं मेरे 20 मरीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरीज़ ज़्यादा ठीक हों, मेरे मरीज़ों में इजाफा हो, मेरी प्रैक्टिस में इजाफा हो, मेरी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो, तो आप माना एक कैंप शुरू कर दें। कभी जोड़ों के दर्द पे कर दें, कभी जनरल कर दें, कभी औरतों के मसाइल, बच्चों के मसाइल, गुर्दों के मसाइल, शुगर के मसाइल। हम भी देखें 1 महीने में कैंप करते हैं। कैंप से ये फ़ायदा होता है कि लोग
मतलब फ्री की वजह से यानी ज़रूर आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर जब वो मामला देखते हैं मुतमिन होते हैं। अगर आपने कैंप में 100 मरीज़ देखे, 100 में से 50 ठीक हो गए, तो इसका मतलब कि 50 मरीज़ तो आपके बनेंगे। चूँकि लोग इसलिए नहीं आते कि वो समझते हैं कि पता नहीं इस मर्ज़ का इलाज है नहीं है। कैंप से ये फ़ायदा होता है कि लोगों को इंट्रोडक्शन होता रहता है, लोग आपके क्लिनिक तक एक्सेस करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और बातचीत पता करते लगता है हैं, फिर उनको ठीक कि होता है जी, डॉक्टर इस किस मर्ज़ तरह का भी से। इलाज है, इसका भी इलाज है। लोग बेसिकली आजमाइश करते हैं। कैंप के अंदर ये फ़ायदा होता है कि फ्री दवाइयों की वजह से वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमने तो 1 हफ़्ता खाया था और 2 साल का पुराना मसला ठीक हो गया था। कैंप लाजमी करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो किसी खास बीमारियों के अंदर जो है वो महारत हासिल करना चाहता है कि वो उसके अंदर एक डेवलपमेंट हो और इम्प्रूवमेंट लाई जाए, जी। तो उसको किस तरह से जो है वो कर सकता है अपनी इम्प्रूवमेंट? देखिए, ख़ुसूसी बीमारियों से मुराद ये है कि पहले तो हमें ये पता चले, छोटी मोटी बीमारियां समझें। एक बीमारी हम रोज़ाना पढ़ें, बुखार क्या होता है, कौन कौन से बुखार होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जॉइंट्स पेन कौन कौन से होते हैं, पाँचपन के क्या मसाइल होते हैं, कैंसर कौन से होते हैं, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी होती है। तो आस्ता आस्ता चीज़ें समझ आती रहती हैं। आप यानी पूरे जिस्म के सर से लेके पाँव तक जो बीमारियां उनको समझना शुरू कर दें। पहले एक्यूट फेजेस सीखें, जैसे बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, जॉइंट्स पेन है, मोशन है, ये एक्यूट फेजेस होते हैं। क्रॉनिक फिर आस्ता आस्ता सीखते जाएं। आप हर चैप्टर को पढ़ें। वक्त के साथ जो जो आपका नॉलेज ज़्यादा होगा तो आपके मरीज़ भी उसमें भी इजाफा होगा। डॉक्टर साहब आज का हम जो है वो सेशन इधर ही एंड करते हैं। इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है फिर दोबारा से ज़िंदगी रही तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये एक बड़ा टॉपिक है मेरे नज़र में। तो ये इसके कम से कम 2 सेशन लाजमी होने जी, चाहिए, उसी वजह से। क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। मुझे भी बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते रहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं भी चाहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में इजाफा हो, मेरे मरीज़ कम ठीक होते हैं, मरीज़ों को कैसे मुतमईन किया जाए। तो ये एक सब्जेक्ट बड़ा है, इस पे मज़ीद डॉक्टर एक साहब, सेशन करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसको पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है वो आज का सेशन एंजॉय किया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।